नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप मान सकते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बढ़िया विजय हुई और लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों ने बड़े अत्याचार किए थे, हिंदू इसलिए नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे फोन किया। हकीकत मैं भी जानता हूं, हकीकत आप भी जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार की बेईमानी ने केवल बंगाल की एक नया इतिहास लिख दिया। 27 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, लगभग 90 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। हर विधानसभा में 9,000 से ज्यादा वोट। जाहिर है नतीजा ऐसा ही आना था। क्या अब भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए विपक्ष को, या कह देना चाहिए जब तक ईमानदार चुनाव आयुक्त नहीं होता तब तक हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे? राजनीति के इस घटनाक्रम पर मैंने अभय दुबे जी से बहुत शानदार बातचीत की। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो सुनिएगा और अपनी राय बताइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं तो पहले भी इस बात को कह रहा था कि हर हालत में ममता बनर्जी को इन चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए था। जब 27 लाख वोटर के नाम काट दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए था जब तक इन 27 लाख लोगों की अपील पूरी नहीं होती, चुनाव भले 4 महीने 6 महीने टाला जाए। और ममता बनर्जी को समझ देना चाहिए था कि ज्ञानेश कुमार की जो लंका है वो किस तरह तैयार हो रही है। और मुझे ख्याल से अब पूरे विपक्ष को समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव का मतलब अब क्या रह गया है इस देश में। तो बेहतर हो कि चुनाव का बायकॉट किया जाए जब तक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त नहीं आता। बंगाल की जो जीत है उससे बम बम है भारतीय जनता पार्टी, और तरह तरह की बातें हो रही हैं बंगाल और असम की जीत को लेकर। आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा खतरा है विपक्ष के लिए कि विपक्ष खत्म हो जाएगा? लोग कह रहे हैं अब कोई राज नहीं बचा, जहां भाजपा का परचम नहीं होगा, अब विपक्ष खत्म, अब अकेली बीजेपी बची। इस तरह की तमाम बातें हैं। आपका आज के जो रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्ट पर क्या आपका मत है? और मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अब अगर हम कहेंगे कि ये चुनाव 100% बेईमानी से हुए तो लोग भरोसा करेंगे, या ये कहेंगे कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे? देखिए, लोगों को जो कहना हो वो कहें, लेकिन जो हकीकत है, तथ्य हैं, उन तथ्यों से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उनसे जो मोटा मोटा अंदाज लगता है, अभी अंतिम आंकड़े आने में थोड़ा समय लगता है। मोटा अंदाज ये लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के बीच में करीब 20-22 लाख वोटों का अंतर है। बीजेपी को टीएमसी से 20-22 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। मतलब ये आंकड़े बदल सकते हैं आगे जाके, अभी तक ये। और हम जानते हैं कि चुनाव आयोग ने 27,15,000 वोट पड़ने नहीं दिए। बिना उनको वोट डालने के लिए अयोग्य घोषित किए, उन्होंने उनसे मताधिकार छीन लिया। अच्छा, अब एक अंदाजा लगाइए कि वो 27 लाख वोट भी पड़ते तो चुनाव के नतीजों में उसकी वजह से कोई ना कोई फर्क पड़ ही सकता था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा वोट मिल जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हो सकता है टीएमसी को कुछ और ज्यादा वोट मिल जाते, टीएमसी की हार का मार्जिन कम हो जाता, हो सकता है टीएमसी जीत जाती, कुछ भी हो सकता था, कोई नहीं कह सकता। सवाल ये सवाल तो हमेशा रहेगा कि बंगाल के चुनाव में 27,15,000 वोटरों को वोट क्यों नहीं डालने दिया गया, बावजूद इसके कि उनके जो कागजात थे, उन कागजातों को पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई। एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, एक तार्किक विसंगति जैसे तर्क का सहारा लेकर, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेवलप किया गया तर्क है, उसके सहारे उन लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा वोटों जीत जाती। उन 27 लाख वोटों में से हो सकता है 15 लाख या 16 लाख, 17 लाख वोट या 20 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिल जाते। मैं उसकी बात थोड़ी ना कह रहा हूं। सवाल इस बात का है कि जो भी मतदान तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। जिस पार्टी को वोट मिलना चाहे, मिलेंगे। कौन नहीं मानता कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, और विपक्ष का काम ही होता है एंटी इनकम्बेंसी को और बढ़ाना, उसको और तीखा करना, ये विपक्ष का काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में था कि वो ये काम करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में ये नहीं था कि वो चुनाव आयोग के जरिए 27,15,000 वोटों को पड़ने से रोक दे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में ये नहीं था कि कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने करीबन 90 लाख वोट जो हैं
वो नहीं पड़ने दिए बंगाल के चुनाव में। 90 लाख वोट, जो 27,15,000 के अलावा जो बाकी बचे हुए वोट हैं, करीबन 63 लाख के आसपास के जो वोट हैं, उन वोटों के बारे में कहा गया कि उनमें बहुत सारा डुप्लीकेशन था, दोहराव था, बहुत से लोग अपने पते पे नहीं मिले, बहुत से लोग मर गए थे, वगैरह वगैरह, उनका देहांत हो गया था। ये सब करके उन्होंने 63 लाख तो वोट वो काटे, और उसके बाद में 27 लाख वोटरों को हवा में लटका दिया त्रिशंकु की तरह। ना उनके बारे में ये बताया कि ये वोट डालने योग्य नहीं है, अवैध वोटर हैं, और ना ये कहा कि इनको ये वैध वोटर हैं इसलिए वोट डाल सकते हैं, इसलिए वो अपने मताधिकार से वंचित हो गए। ये बंगाल के चुनावों का एक ऐसा तथ्य है जिसका जवाब कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं देता है। एक ऐसा तथ्य है, इसका कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी इसका जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता इसका जवाब नहीं देता है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट मेरी इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता है कि भाई, जब आपने 27 लाख वोटर है कि नहीं है ये नहीं तय कर पाया, इसका मतलब है कि आप बंगाल की मतदाता सूची को का परिशोधन नहीं कर पाए, नई सूची नहीं बना पाए। नई सूची नहीं बना पाए तो पुरानी सूची के मुताबिक चुनाव कराना चाहिए था। धारा 21 के मुताबिक, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 21 के मुताबिक बनाना चाहिए था, करना चाहिए था। वो भी आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मजबूर नहीं किया। तो अब लोग मुझसे कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा तर्क है, कौन सा प्रमाण है जिसके जरिए आप ये बता सकें कि अगर पुरानी सूची के मुताबिक चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना जीतती और टीएमसी चुनाव जीत जाती। मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि मेरे पास कोई इस बात की गारंटी है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि कोई भी चुनाव जीतता, सवाल यह है कि चुनाव जो स्थापित कानून है और उसके जो प्रावधान है उनके तहत होना चाहिए था। बंगाल का चुनाव उनके तहत नहीं हुआ। जिन संस्थाओं को ये जिम्मेदारी मिली थी ये चुनाव कराने के लिए उनके तहत, वो उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाते हुए वो नहीं देखा गया। केंद्र सरकार तो बीजेपी की जेब में पड़ी हुई है, इसलिए वो तो केंद्र सरकार के जितने भी अधिकार हो सकते हैं उन सबका जो है वो उन्होंने दुरुपयोग किया, और पूरे बंगाल पे कब्जा करके ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के तौर पर जितने भी अधिकार थे वो सब उनको छीन लिए ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी की पुलिस के मुकाबले उत्तर भारत की पुलिस लाके खड़ी कर दी गई। ममता बनर्जी के आईपीएस अफसरों के मुकाबले उत्तर भारत से आईपीएस अफसर लाके खड़े कर दिए गए। पूरे बंगाल का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, मुख्य सचिव समेत, उन सबको हटा के पहले ही बदल दिया गया था, और बंगाल के चप्पे चप्पे पर 2.5 से 3 लाख करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई, और बंगाल का चुनाव जीत लिया गया। अच्छा, अब लोग कहेंगे ममता जी के खिलाफ तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। जरूर थी। मैं तो मानता हूं कि शायद किसी दूसरे मुख्यमंत्री के मुकाबले को जितनी होती है ममता बनर्जी को उससे ज्यादा होगी, क्योंकि उनका जो शासन प्रशासन का मॉडल है वो थोड़ा सा ऐसे हिला हुआ मॉडल है। मैं तो कभी उसका प्रशंसक नहीं रहा, मैं बार बार 4 PM के मंच पे भी इस बात को कहता रहा हूं। इन सब बातों के बावजूद ये दलील कैसे काटी जा सकती है कि बंगाल का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था? मेरा तर्क यह है, बंगाल का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। ममता बनर्जी को यह मुगालता था कि वो भाजपा द्वारा फैलाए गए इस तमाम प्रपंच के बावजूद अपना चुनाव जीत जाएंगी। अब वो बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है संजय जी। वो खतरा क्या है? आपको याद होगा कि 2019 में जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, ममता बनर्जी जी को सीटें छीन ली थी, तो हालत ये थी कि वहां खबर फैल गई थी कि अब टीएमसी गई। तो टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तरों के सामने लाइन लगा के भाजपा के झंडे को चूम चूम के भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। और वो चित्र आपने भी देखे थे, हमने भी देखे थे चित्र। लेकिन ममता बनर्जी ने पराक्रम दिखाते हुए 2021 में फिर लोक विधानसभा चुनाव जीत लिया। तो इन्हीं लोगों को लगा कि बड़ी गलती हो गई, तो सब ने फिर रिक्शे में माइक लगाए और उन्होंने ऐलान सड़क पे माइक पे बोल बोल के उन्होंने ममता बनर्जी से माफी मांगी और दोबारा टीएमसी में वापस चले गए। और देखते देखते भाजपा के दफ्तर खाली हो गए।
अच्छा, तो ये स्थिति अब दोबारा फिर होगी। बहुत बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं का पलायन भारतीय जनता पार्टी में होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी सीपीएम के कार्यकर्ताओं का पलायन टीएमसी में हुआ था। ये बंगाल की परंपरा है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा निष्ठावान है, बंगाल में जो आरजेडी का कार्यकर्ता है वो ज्यादा निष्ठावान है, वो नहीं जाएगा इस तरीके से पार्टी छोड़कर। लेकिन बंगाल में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि भाई सरकार के साथ जुड़ने से ही लाभ है और सरकार के खिलाफ होने से दंड मिल सकता है, दंडित हो सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। तो बंगाल में हमेशा से ऐसा होता रहा है। अब तो लोग इस तरह के तमाम तथ्य निकाल के ला रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए ही एक जमाने में ममता बनर्जी ने बीजेपी को उत्साहित किया था कि भाई बंगाल में आ जाओ, और उस वक्त वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में मंत्री थी। एक बार नहीं, दो बार मंत्री नहीं, एक बार मंत्री नहीं, फिर एक घोटाले की वजह से छोड़ दिया, फिर दोबारा मंत्री बनी, दो बार मंत्री नहीं। तब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से उनका खूब हेलवेल होता था, मिलती जुलती थी, एक दूसरे की तारीफ करते थे। बीजेपी वाले उन्हें बंगाल की दुर्गा कहते थे लोकसभा में। बीजेपी वालों ने कम से कम 10 बार कहा होगा ममता बनर्जी को, लोकसभा के रिकॉर्ड पे है कि बंगाल की दुर्गा है। तो मैं ये सब ये कह, इसलिए जब ममता बनर्जी को लगा कि अब तो बीजेपी उनका विकल्प बनना चाहती है, उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है, तब फिर झगड़ा हो गया जोरदार। लेकिन तब तक बीजेपी घुस चुकी थी बंगाल में, और इस बार तो उन्होंने ममता बनर्जी के हाथ ही बांध दिए, कुछ करने ही नहीं दिया उनको। अच्छा, राष्ट्रीय राजनीति में अगर देखा जाए तो अब इस बंगाल के चुनाव के बाद विपक्ष की राजनीति में क्या बड़ा फेरबदल होगा? कांग्रेस बहुत तेजी के साथ ममता बनर्जी पे हमला कर रही है। शायद बंगाल में अब कांग्रेस ममता बनर्जी का हिस्सा बनना चाहती है, उनको किनारे करके चाहती है। देखिए, कांग्रेस का मानना यह है, और वो कह रहे हैं इस बात को, मानना क्या, वो तो खुल के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के हार जाने से हमारे लिए वापसी का रास्ता बंगाल में खुल गया है। वो पूरी तरह गलतफहमी में है। उनके लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं खुला है, कुछ नहीं। कांग्रेस को बंगाल में ममता बनर्जी की पराजय से कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस इस गलतफहमी में दिल्ली में भी थी कि अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद उसके लिए रास्ता खुल जाएगा दिल्ली में, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी खात्मे की तरफ चली जाएगी। वो और बीजेपी दोनों आमने सामने एक दूसरे के, जैसे शीला दीक्षित के जमाने में होता था, उस तरीके से 2 पार्टी सिस्टम बन जाएगा। क्या आज तक हुआ? क्या आज तक दिल्ली में कांग्रेस को आज तक कभी लगा कि वो आगे बढ़ रही है या उसका कोई वो मजबूत हो रही है? कोई नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस ने बंगाल के चुनाव में जिस तरह की राजनीति की, और उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे उस राजनीति को करने में, वो राजनीति धीरे धीरे करके इनकी समझ में आएगा, या आप अभी तो नहीं आएगा। अभी तो सोच रहे हैं कि ये हमारे रास्ते का कांटा थी ममता बनर्जी, ये निकल गई। दिल्ली में भी सोचते थे कि हमारे रास्ते के कांटा थे अरविंद केजरीवाल, ये निकल गए। लेकिन एक तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कभी नहीं उभरने देगी किसी भी कीमत पर। ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके सरकार चलाएगी और वो कांग्रेस को जो है वो खाली जगह भर लेने देगी। जगह खाली कहां हुई है? ममता बनर्जी को 100 के करीब सीटें मिली है ना भाई। ऐसा कहां है कि कोई जगह खाली हुई है वहां पे? कोई आगे जाके ममता बनर्जी का अगर संगठन श्रिंक होता है, छोटा होता है, तब कह सकते हैं आपके जगह खाली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस ये गलतफहमी में है और कांग्रेस को इस गलतफहमी का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, केरल कांग्रेस खुश है कि केरल में हमने एक सरकार बना ली और कम्युनिज्म सरकार का खत्म हो गया, तो क्या कांग्रेस को जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का सबसे अच्छा दांव केरल में ही था। कांग्रेस को पिछली बार ही केरल में सरकार बना लेनी चाहिए थी, लेकिन केरल का स्वभाव यही था कि एक बार यूडीएफ होता था, एक बार एलडीएफ होता था। लेकिन पिछली बार रिकॉर्ड, इस तरह का रिकॉर्ड भंग करते हुए एलडीएफ ने यूडीएफ को हरा दिया। अब कांग्रेस ने
केरल की परंपरा के मुताबिक जीत लिया और अच्छा चुनाव जीता है। दोनों में यूडीएफ और एलडीएफ में काफी फर्क है। इसका मतलब है कि लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट पिनारी विजन का जो था, उनको काफी, उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी। तो कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली है और इधर मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भी गठजोड़ सरकार में कांग्रेस शामिल हो जाएगी, बहुत ही जूनियर पार्टनर के तौर पर। जो सुपरस्टार विजय हैं, उनकी पार्टी जो टीवी के है, वो करीबन अभी शायद 106 या 7 है। हो सकता है वो रात के 12, 1, 2 बजे तक 110, 11, 12 उनकी सीटें हो जाएं। तब भी उनको मेरे ख्याल से कितनी 5 सीट, 117 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, 118 सीटें चाहिए पूर्ण स्पष्ट बहुमत के लिए। तो उसमें कांग्रेस शायद 3 या 4 सीटों पे आगे है। कांग्रेस का समर्थन देने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। जो बाकी सीटें बचेंगी वो पीएमके की तरफ से आ जाएंगी या कुछ और इस तरह के लोगों की तरफ से आ जाएंगी। तो अगले मुख्यमंत्री विजय ही बनेंगे वहां पर। और कांग्रेस जब सरकार में जाएगी तो वो कांग्रेस एक भूमिका निभा सकती है कि विजय तो अनुभवी नहीं है, उनकी पार्टी भी बिल्कुल नई है, तो वो सरकार चलाने में उसकी अच्छी भूमिका हो सकती है, कांग्रेस की सकारात्मक भूमिका हो सकती है। वो अपने अनुभव का फायदा विजय को दे सकती है। लेकिन आमतौर पर आजकल ये होता है कि जब नई नई सरकारें बनती हैं और अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री अनुभवी नहीं है, तो वो पूरी तरह जो ब्यूरोक्रेसी होती है, हाँ, नौकरशाही जो होती है, उस नौकरशाही के कब्जे में चला जाता है। कमाल नहीं हो गया वैसे, एक नई नई पार्टी 2 साल पहले एक सुपरस्टार आया और मुख्यमंत्री बन गया, मतलब पहले भी हो गया था। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का हुआ था ना। एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। जब टी अंजैया ने एनटी रामाराव का अपमान किया तो एनटी रामाराव ने कहा कि उन्होंने तेलुगु भाषियों का अपमान किया है। उन्होंने अपने आप को तेलुगु बिड्डा करार दिया और उन्होंने नई पार्टी बनाई और वो पहले चुनाव में ही सत्ता में आ गए थे एनटी रामाराव। ये दूसरी बार हुआ है। आम आदमी पार्टी भी पहली बार में इस तरह चुनाव नहीं जीत पाई थी। पहली बार में वो उसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी थी। दूसरी बार उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। तो ये विजय ने तमिलनाडु में जो किया है वो काफी ऐतिहासिक किस्म का काम है। और इसने देखिए, जो शुरू में तो लग रहा था कि डीएमके तीसरे नंबर पर चली जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि डीएमके जो है वो एआईडीएमके से आगे निकल गई है। अभी हाल में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आंकड़े देखे थे, तो शायद वो 70-71 पे थी डीएमके। तो तमिलनाडु में सरकार बनेगी विजय के नेतृत्व में, लेकिन थोड़ी सी कमजोर सरकार होगी, उसको संभाल के चलाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उसके पास बहुत ही कमजोर बहुमत होगा। थोड़ा गठजोड़ का जी क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बंगाल का अब झलकी जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, और खास तौर से बंगाल में सुनील बंसल का नाम बड़ा तेजी से आया सामने। बंगाल में 1-2 साल से वो मेहनत कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में वो 2014 में अमित शाह के साथ जुटे थे और व्यू रचना बहुत अच्छी की थी उन्होंने। जब वो सेंटर मंत्री थे, योगी आदित्यनाथ के दुश्मन थे वो, मतलब लोग कहते थे 2 खेमे बचे हुए थे। और अब बड़ी चर्चा हो रही है कि सुनील बंसल को वापस अब बंगाल जिताने के बाद उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। अगर ये ऐसी होती है तो फिर योगी आदित्यनाथ के पैरेलल एक फिर और मजबूत स्तंभ बनेगा। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का ऑपरेशन अभी से शुरू करने की तैयारी है। दोनों डिप्टी सीएम जय और वीरू की तरह साथ साथ घूमने लगे हैं, साथ साथ चाट खाएंगे, साथ साथ हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। राम लक्ष्मण की जोड़ी टाइप की दोनों की हो गई है। दोनों बिल्कुल बिल्कुल एक साथ घूमते नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जय वीरू सही है, जय वीरू सही है, राम लक्ष्मण पद कहिए उसको। हाँ, जय वीरू सही है। तो वो दोनों जय वीरू जो है ना, वो बिल्कुल उसी स्टाइल में है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास अंग्रेजी में एक शब्द है लेवरेज। आखिरकार वो कौन सी बात है जिससे योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जिसका लाभ उठाकर मुख्यमंत्री बने रहते? 2 बातें हैं मोटे तौर पर मेरी समझ में जो आती हैं, आप भी बताइए अगर कोई बात मुझसे छूट जाती है, क्योंकि ये चर्चाएं तो मिलजुल के ही होती हैं। एक तो बात यह है कि भाई वो राजपूतों के नेता बन गए जब से मुख्यमंत्री बने हैं। पहले वो एक इलाके में सीमित थे, अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में जो लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं उनके बीच में वो हीरो है, वो बन गए। दूसरा उनका लेवरेज ये है कि वो कट्टरपंथी
हिंदू हैं और उन्हें भीषण रूप से मुसलमान विरोधी बातें करने से कोई रोकता नहीं है, जो मन में आया करते हैं, और वो मानते हैं कि यही करने से उनको फायदा होता है। हिंदू हृदय सम्राट मुसलमानों के प्रति घृणा के आधार पर वो बने रहना चाहते हैं। ये दो लेवरेज उनके पास है। चूंकि वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और नाथ संप्रदाय के महंत हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि हिंदुओं में उनकी एक स्वीकारोक्ति हमेशा रहेगी, इसलिए मंच पर उन्हें एक हिंदू मस्कॉट के रूप में, एक हिंदू प्रतीक के रूप में पेश करने से फायदा है। इसलिए सब जगह उनको भेजा जाता है। फिर वो वहां पे उग्र मुसलमान विरोधी भाषण देते हैं। तो यही उनके फायदे की चीजें। आप बताइए, इन तीनों चीजों में ऐसा कोई फायदा नहीं है बड़ा जो उनको स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी को हटा के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन जाने का अधिकारी बनाता हो। राजपूत आपको नेता मानते हैं तो इस आधार पर ही तो मान लेना उचित नहीं होगा कि भाई राजपूत अगर आपको हटा दिया जाएगा तो राजपूत सारे के सारे बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। कुछ होंगे खिलाफ, कुछ नहीं भी खिलाफ होंगे, कुछ थोड़े दिनों खिलाफ रहेंगे, बाद में आ जाएंगे पक्ष में। तो अब जैसे कि कांग्रेस में जो ब्राह्मणों के नेता हुआ करते थे, कमलापत त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, ये लोग ब्राह्मणों के नेता हुआ करते थे कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के। तो जब कांग्रेस आला कमान उनको हटा देता था मुख्यमंत्री पद से, तो क्या ब्राह्मण नाराज हो जाते थे उससे? कुछ उनके साथ के जो होते थे वो नाराज हो जाते थे। बाद में थोड़े दिनों बाद उनको लगता था चलिए छोड़िए, अपनी पार्टी इसी में चलते। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऊंची जातियों की, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, इन 5 जातियों की उत्तर भारत के अंदर सबसे पसंदीदा पार्टी है। और ये 5 जातिगत समुदाय जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। इसीलिए तो अखिलेश इस बात से प्रभावित नहीं होते कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज है, चलिए ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स की जाए, उनको ले आया जाए समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई वो अंततः समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा उनका। तो ये स्थिति है यहां पे। तो मुझे लगता यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना या तो बन चुकी है या आगे बन जाएगी, और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ताकि चुनाव में उनके हटाए जाने से नुकसान ना हो। उसके बाद तो फिर जब नया नेता चुनने की बात आएगी तो आला कमान तय करेगा किसको नेता बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए नेता उसको। तब तो योगी आदित्यनाथ उसको रोक नहीं सकते हटाने से, क्योंकि उस वक्त तो वो मुख्यमंत्री होंगे नहीं। तो नया मुख्यमंत्री चुनना होगा ना भाई। पहली बार जब वो चुने गए थे तब वो किस तरीके का उनका राजनीतिक आचरण होगा ये किसी को पता नहीं था। दूसरी बार भी इतना ज्यादा विवाद की बात नहीं थी, दूसरी बार भी वो बन गए मुख्यमंत्री। तीसरी बार तो अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो बहुत समस्या हो जाएगी मोदी और शाह को। वो लोग किसी कीमत पे उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। तो एक बार बना दिया तो हटाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि बनाओ ही नहीं। क्या कर लेगा आदमी, भाई विधायकों ने नहीं चुना। हाँ सही बात है, नया विवाद पैदा हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों में राजनीति बहुत गर्म रहेगी, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी। और आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप इस चुनाव को चुनाव मानते हैं? 50,000 सैनिक तैनात किए थे अमेरिका ने लड़ने के लिए। यहाँ 2.5 लाख लोग उतारे गए थे चुनाव में अर्धसैनिक बलों के लिए। किस तरह से बेईमानी हुई पूरे देश ने देखा। किस तरह लाखों वोट काट दिए गए पूरे देश ने देखा। मुसलमानों के वोट खास तौर से काटे गए। क्या ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं? और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी यह रणनीति बनाना चाहिए कि अगर ऐसे ही चुनाव कराने तो हमें चुनाव का बायकॉट करना है, वरना हर चुनाव ऐसे ही जीता जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा लोकतंत्र का। अब अराजकता का जो नंगा नाच होगा वो मैं और आप समझ सकते हैं। जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, उनके दबे, उनके गले बंद किए जाएंगे, उनकी आवाजें बंद की जाएंगी। 4 PM का नेशनल चैनल बंद है, तमाम और चैनल बंद किए जाएंगे, तमाम और आवाजों पर कार्रवाई की जाएगी। ये देश में होना ही है। आप क्या सोचते हैं? मुझे जानना बहुत जरूरी है। क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या इस देश में लोकतांत्रिक परंपराएं बचेंगी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी बचेगी?
इस चुनाव के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू।